हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है अरस्तु जी के आदर्श राज्य संबंधी विचार। तो आइए हम देखते हैं उनका आदर्श राज्य संबंधी क्या विचार है, उनका आदर्श राज्य कैसा है। तो अरस्तु जी की 7वीं जो पॉलिटिक्स की पुस्तक है, जो पॉलिटिक्स अरस्तु जी की बुक है, उसकी 7वीं पुस्तक, ठीक, पॉलिटिक्स की 7वीं बुक में प्लेटो के लॉज से प्रेरणा लेकर ये अपना आदर्श राज्य संबंधी विचार देते हैं। अब प्लेटो जी इनके गुरु थे अरस्तु जी के, तो इन्होंने अब इनकी प्लेटो जी की, अब प्लेटो थे, इनकी बुक थी रिपब्लिक, ठीक। तो इसमें इन्होंने आदर्श राज्य संबंधी विचार दिया है कि आदर्श राज्य कैसा होगा। तो ये आदर्श राज्य में अपने विचार देते हैं, जहाँ पे ये शासन सत्ता किसको सौंपते हैं, एक दार्शनिक राजा को सौंपते हैं, जो जिस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, वो उसको असीमित शक्तियाँ इस प्रकार सौंपते हैं। दार्शनिक राजा को वहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, ना ही होगी। तो ये जो प्लेटो थे, ये इनके जो आदर्श रिपब्लिक में जो आदर्श राज्य था, वहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार से दार्शनिक राजा क्या है, निरंकुश हो जाता है, उसको प्रजा से कोई मतलब नहीं रहता है, वो अपनी मनमानी करता है, जैसा मर्जी वैसा नियम बनाता है। तो प्लेटो ने अब रिपब्लिक में ये मतलब आदर्श राज्य का जो विचार दिया था, उसको प्लेटो क्या करते हैं, इनकी जो द लॉज बुक आती है, द लॉज में, ये प्लेटो की ही बुक है, तो इसमें ये कंसेप्ट अपना विचार पलटते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे स्वीकार करते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे शासन अच्छे से संचालित हो सके। तो प्लेटो जो है अपना आदर्श राज्य संबंधी विचार यहाँ पे बदलते हैं लॉज में, और वहाँ कानून को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से अरस्तु जी ने क्या किया है, तो प्लेटो जो इनके गुरु थे, वहाँ उनसे शिक्षा ली है और वहाँ से प्रेरित होकर क्या किया, अपना आदर्श राज्य संबंधी विचार दिया। तो हमें लगता है यहाँ पे अपना ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में अरस्तु ने आदर्श राज्य संबंधी विचार दिया है, ठीक। अब इनके आदर्श राज्य का क्या लक्ष्य होगा, तो लक्ष्य क्या है, नागरिकों का नैतिक कल्याण करना। नागरिकों का नैतिक कल्याण होगा तो राज्य में व्यवस्था अच्छी होगी, विकास अच्छे से होगा, ठीक। तो नागरिकों का नैतिक कल्याण करना यहाँ आदर्श राज्य का लक्ष्य है। राज्य समुदायों का समुदाय है, ये अरस्तु जी कह रहे हैं। राज्य क्या है, समुदायों का समुदाय है, और सर्वोच्च समुदाय क्या है, राज्य है। तो यहाँ पे अरस्तु जी कह रहे हैं ये राज्य हो गया, ठीक। राज्य क्या है, समुदायों, ये बहुत से समुदाय हो गए, तो समुदायों का एक समुदाय है, ठीक। तो राज्य समुदायों का एक समुदाय है, और सर्वोच्च समुदाय क्या होगा, ये राज्य हो गया, ठीक। तो सर्वोच्च समुदाय किसको मान रहे हैं, राज्य को, क्योंकि राज्य ही पूरी व्यवस्थाएं, पूरी आवश्यकताएं मनुष्य की पूरी कर सकता है, और उनके सर्वांगीण विकास में पूरी तरह से हेल्प करता है, उनकी मदद करता है, उनकी आवश्यकताएं पूरी करने में, जिससे वो क्या है, अपना विकास कर सके। तो अरस्तु का एक दिया है इन्होंने, कोटेशन है, राज्य क्या है, जीवन के लिए अस्तित्व में आया हुआ है, और वह अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना है। राज्य क्या है, राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में जीवन के लिए आया है, और अच्छे जीवन के लिए वह अस्तित्व में बना हुआ है। तो ये कौन कह रहे हैं, अरस्तु जी कह रहे हैं। अब यहाँ हो गया आदर्श राज्य का लक्ष्य, हमने देख लिया। अब मध्यम मार्ग का सिद्धांत, आदर्श राज्य में ही इनका है, मध्यम मार्ग का ये सिद्धांत अपनाते हैं। अब मध्यम मार्ग क्या है, हम समझते हैं। एक राज्य में क्या होता है, 3 वर्ग पाए जाते हैं। एक ज्यादा अमीर वर्ग होता है, अत्यंत धनी वर्ग हो गया, एक निर्धन वर्ग, अमीर और गरीब, ठीक। तो 2 वर्ग हो गए, अमीर गरीब। अब इनके जो ये दोनों के बीच का वर्ग है, मतलब धनी और निर्धन के जो ये बीच का वर्ग है, वित्त वर्ग, मध्यम वर्ग, वित्त वर्ग या मध्यम वर्ग, ठीक, मध्यम
वर्ग, ये क्या है, ये तीसरा वर्ग हो गया। ठीक, तो ये अत्यंत धनी और अत्यंत निर्धन के बीच का जो मध्यम वर्ग है, यही क्या है, इसी को शासन व्यवस्था सौंपते हैं अरस्तु जी। ये कह रहे हैं कि ये मध्यम वर्ग ही क्या करेगा, नियंत्रण और संतुलन बनाए रखेगा। मतलब इन दोनों के बीच क्या है, नियंत्रण और संतुलन बनाए रखेगा। इसीलिए अरस्तु जी क्या करते हैं, ये मध्यम मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि यहाँ से ही अच्छी शासन व्यवस्था चलेगी। इसीलिए ये कहते हैं मध्यम मार्ग आएगा तभी राज्य क्या है, उन्नति की ओर अग्रसर होगा। तो मध्यम मार्ग का सिद्धांत अपनाते हैं अरस्तु जी। मतलब कि ये धनी और निर्धन के बीच का जो तीसरा वर्ग है, मतलब ये क्या है, मध्यम वर्ग, ये इन दोनों के बीच संतुलन और नियंत्रण का कार्य स्थापित करने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से मध्यम मार्ग का सिद्धांत अपनाते हैं। तो संवैधानिक तंत्र फिगर के माध्यम से समझा हमने। इसमें क्या है कि संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र, जो संवैधानिक तंत्र है, सुप्रजातंत्र है, उसमें क्या है, तीसरे वर्ग द्वारा शासन किया जाएगा। मतलब क्या है, शासन कौन संभालेगा, मध्यम वर्ग। ठीक, मतलब संवैधानिक तंत्र हो गया या सुप्रजातंत्र में तीसरे वर्ग द्वारा शासन चलाया जाएगा। संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र एक प्रकार की क्या है, मिश्रित प्रणाली है। ठीक, ये दोनों क्या है, एक मिश्रित प्रणाली है। मिश्रण है किसका, लोकतंत्र व धनिक तंत्र का। तो ये लोकतंत्र होगा, ये धनिक तंत्र होगा। ठीक, लोकतंत्र और धनिक तंत्र, इनका मेल ही क्या कहलाएगा, सुप्रजातंत्र या संवैधानिक तंत्र। संवैधानिक तंत्र। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र एक प्रकार की क्या है, मिश्रित प्रणाली है। इन दोनों का मिश्रण है, जो जिसमें क्या है, कौन कौन से शामिल है, लोकतंत्र व धनिक तंत्र। ठीक, का मेल है। तो मध्यम वर्गीय राज्य रूपी संवैधानिक तंत्र का मूल मंत्र क्या है, मूल तत्व क्या है, संतुलन है। ये क्या करेगा, संतुलन स्थापित करने का कार्य करेगा। और यह संतुलन कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तत्व संख्या के बीच स्थापित होगा। ठीक, तो ये मध्यम वर्गीय क्या करेगा, संतुलन बनाने का कार्य करेगा। किनके बीच, जो कुलीन तंत्र है और लोकतंत्र के बीच। ठीक, तो संतुलन का स्थापित करने का काम करेगा। तो इस प्रकार से हमने मध्यम मार्ग का सिद्धांत देख लिया। अब विधि की सर्वोच्चता नेक्स्ट है। तो ये विधि को सर्वोच्च मानते हैं। इनके अनुसार विधि सर्वोच्च है, कानून व्यवस्था सर्वोच्च है, कानून ही सर्वोच्च है। ठीक, तो ठीक प्रकार से बनाए गए कानून ही अंतिम प्रभु हैं। अरस्तु जी कह रहे हैं कानून को ही सर्वोच्चता दे रहे हैं और कह रहे हैं ठीक प्रकार से जो बनाए गए कानून है वही अंतिम प्रभु हैं, होने चाहिए। एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का शासन, जैसा कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जो रिपब्लिक में दिया था कि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का शासन, मतलब एक व्यक्ति को शासन सत्ता वहां सौंपते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का शासन केवल उनकी विषयों में, उन्हीं विषयों में। ठीक, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति जो शासन करेंगे केवल उन्हीं विषयों में शासन करेंगे, उन्हीं विषयों में सर्वोच्च होंगे जिसमें कानून द्वारा कोई हस्तक्षेप ना किया गया हो या कानून द्वारा कोई स्पष्ट घोषणा ना हो। तो मतलब कि यहाँ पे हो गया कि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का शासन वहीं पर होगा जहाँ पे कानून द्वारा कोई घोषणा ना की गई हो, कानून द्वारा कहीं हस्तक्षेप ना हो या कानून द्वारा कोई उल्लेख ना किया गया हो, केवल वहीं पर ये लागू होगा। बाकी सब जगह क्या होगा, कानून व्यवस्था ही सर्वोच्च होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा विधि की सर्वोच्चता को महत्व देते हैं। जनसंख्या कैसी होनी चाहिए इनके आदर्श राज्य की, तो ये कह रहे हैं जनसंख्या ना तो ज्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। ज्यादा होगी तो क्या होगा, वहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा, और कम होगी तो संसाधनों की आपूर्ति और जो आवश्यकताएं हैं उसकी
पूर्ति ठीक से ढंग से नहीं हो सकेगी। तो इस प्रकार से ये जनसंख्या को ना तो कम और ना ही ज़्यादा, मतलब एक संतुलन पूर्ण व्यवस्था होगी। तो जनसंख्या हमने देखा। नागरिकों का चरित्र कैसा होना चाहिए इनके आदर्श राज्य का, तो यूनानियों जैसा होना चाहिए। ये कह रहे हैं अरस्तु जी कि नागरिकों का चरित्र क्या होगा, उनका व्यवहार कैसा होगा, तो यूनानियों जैसा होगा। ठीक, जिसमें क्या है, उत्तरी जातियों, जो उत्तरी जातियां हैं का उत्साह, उनकी खुशी, हर्ष शामिल होगा। तो उत्तरी जातियों का उत्साह और एशियाई जातियों की बुद्धिमत्ता शामिल होगी। तो ये नागरिकों के चरित्र में उत्तरी जातियों का उत्साह और एशियाई जातियों की बुद्धिमत्ता शामिल होगी, जो जिनका व्यवहार चरित्र कैसा होगा, यूनानियों के जैसा होगा। अब हम प्रदेश पर चलते हैं, इनका प्रदेश कैसा होगा। तो प्रदेश ऐसे जगह होगा, मतलब ये कह रहे हैं प्रदेश ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उतना बड़ा हो जाना चाहिए जहाँ से पूरी आवश्यकताएं पूरी की जा सके। और अरस्तु जी कह रहे हैं कि जो इनका प्रदेश होगा, राज्य होगा, ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ पे जो है शत्रु, जो दुश्मन लोग हैं वो आसानी से प्रवेश ना कर सके, उन पर नज़र रखी जानी चाहिए, नज़र रखी जा सके। ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ से मतलब कि राज्य को सुरक्षा प्रदान की जा सके, राज्य जहाँ से रक्षित हो। तो इस प्रकार से ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ दुश्मन आसानी से प्रवेश ना कर सके। और ये भी साथ ही बताते हैं कि राज्य ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ से जल के मार्ग भी पहुँचा जा सके। ये राज्य हो गया, जल के मार्ग भी यहाँ राज्य में प्रवेश किया जा सके और स्थल के मार्ग से भी राज्य में प्रवेश किया जा सके, मतलब दोनों तरफ से राज्य में प्रवेश करना आसान हो। तो ये बताते हैं कि अरस्तु जी के दोनों तरफ से राज्य में आसानी से प्रवेश किया जा सके, ताकि क्या हो, जो व्यापार है आसानी से चल सके, जिससे हमारा प्रदेश जो है उन्नति करे। ठीक, तो यहाँ पे प्रदेश के बारे में हमने समझा। शिक्षा व्यवस्था क्या होगी, सभी नागरिकों के लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। ठीक, तो सभी नागरिक क्या है, समान शिक्षा ग्रहण करेंगे। राज्य की स्थिति क्या होगी, विशेष में दो भागों में बांटा है, नंबर 1, नंबर 2। ठीक, पहला है विशेष बस्ती या नगर होंगे राज्य में, और दूसरा है इसके चारों ओर का प्रदेश कैसा होगा। बस्ती में पूजा गृह, पार्क, व्यायामशालाएं, बाजार, बंदरगाह, सार्वजनिक स्थान, तरह तरह के जितनी आवश्यकताएं होती हैं राज्य में वो सब होंगी। तो सौंदर्य का भी ध्यान रखा जाएगा। तो इस प्रकार से राज्य की स्थिति हो गई। अब राज्य में विभिन्न वर्ग कौन कौन से हम देखते हैं। तो आदर्श राज्य के नागरिकों के प्रमुख 6 आवश्यकताएं बताई गई हैं यहाँ पे। तो नागरिकों की 6 आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी हम देखते हैं। भोजन हो गया, कला कौशल, हथियार, ठीक, संपत्ति, सार्वजनिक देव पूजा तथा सार्वजनिक हित का निर्धारण। ये 6 हो गए आवश्यकताएं। पहला भोजन, सेकंड हो गया कला कौशल, तीसरा हथियार, चौथा संपत्ति या सार्वजनिक, ठीक, पांचवा देव पूजा तथा छठा क्या हो गया, सार्वजनिक हित का निर्धारण। अब इन 6 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 6 वर्ग होंगे। अब 6 वर्ग कौन कौन से होंगे जो इन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। सबसे पहले तो भोजन को पूरा करने के लिए कृषक वगैरह आएगा, जो कृषि करेगा, उत्पादन करेगा। ठीक, शिल्पी वर्ग क्या करेगा, कला कौशल का काम करेंगे, उसको पूरा करने का काम करेंगे। योद्धा लोग क्या करेंगे, हथियार को पूरा करने का काम करेंगे। व्यापारी या संपत्तिशाली वर्ग संपत्ति का काम करेंगे, संपत्ति से संबंधित। पुरोहित तथा सार्वजनिक हित का निर्धारण करेंगे। तो इसमें हमने देखा कृषक वर्ग हो गया, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी या संपत्तिशाली, पुरोहित तथा सार्वजनिक हित का निर्धारण करने वाले निर्धारक। तो
तो इनमें से प्रथम जो दो वर्ग हैं, ये कृषक और शिल्पी वर्ग हो गया। ये प्रथम जो वर्ग हो गए कृषक और शिल्पी वर्ग, इनको अरस्तु जी क्या करते हैं, नागरिकता का स्तर प्रदान नहीं करते हैं। मतलब ये नागरिकता से इनको वंचित कर देते हैं। किसको? कृषक और शिल्पी वर्ग को। इनके अनुसार इनके पास ना ही समय होता है और ना ही सोचने समझने की क्षमता होती है, अरस्तु जी के अनुसार। तो इस प्रकार से कृषक और शिल्पी वर्ग को ये नागरिक नहीं मानते हैं। आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी इनके आदर्श राज्य की, हम देखते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया, जो आर्थिक विषमता फैली हुई है उसको समाप्त करने के लिए 3 विकल्प देते हैं। अब 3 विकल्प कौन कौन से हैं हम देखते हैं, सुझाव देते हैं एक प्रकार से। तो आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, नंबर 1 पॉइंट पे है विकल्प इनका, जो फर्स्ट नंबर पे है, भू संपत्ति क्या होने की, वैयक्तिक होगी, मतलब व्यक्तिगत होगी, और किंतु उसका उपयोग कैसा होगा, सामूहिक होगा। सेकंड पे है संपत्ति सामूहिक हो बट उसका उपभोग वैयक्तिक हो। अब थर्ड नंबर पे है संपत्ति सामूहिक हो तथा उपभोग भी सामूहिक हो। लेकिन इन्होंने केवल ये सुझाव दिया है 3 विकल्प का, और ये सबसे ज्यादा प्राथमिकता जो इनका विचार है आर्थिक व्यवस्था का, ये फर्स्ट विकल्प है उसी के पक्ष में है। इनके अनुसार क्या होगा, भू संपत्ति वैयक्तिक होगी और किंतु उसका उपयोग कैसा होगा, सामूहिक होगा। अब हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो भू संपत्ति कैसी होगी, वैयक्तिक होगी, ये भू संपत्ति होगी, ठीक। ये भू संपत्ति हो गई बहुत सारे। तो इसका क्या है, अलग अलग व्यक्तियों का, ये भूमि का टुकड़ा हो गया, ये अलग अलग व्यक्ति को इस पर अधिकार है। तो अलग अलग व्यक्ति इस पर अधिकार किए हैं। अब ये क्या करेंगे, अपनी भूमि पर उत्पादन करेंगे। अब जब निजी भूमि होगी तो मनुष्य क्या करेगा, व्यक्ति क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेगा कि हम कितना उत्पादित कर लें, ठीक। वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो सोचेगा हम कितना उत्पादन करें जिससे हमारा लाभ हो, ठीक। तो इस प्रकार से क्या करेगा, वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेगा। लेकिन ये जो उत्पादन होगा इन सब के द्वारा वो क्या किया जाएगा, एक जगह इसको इकट्ठा किया जाएगा और जिसका उपभोग क्या करेंगे, सब लोग करेंगे, मतलब सामूहिक होगा, मतलब सब लोग इसका समान रूप से उपभोग करेंगे। अब इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो लोग उत्पादन कर रहे हैं, जब ये निजी होगा संपत्ति तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित करेंगे, और जब ये सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से इसका समान रूप से उपभोग होगा तो क्या होगा, समाज में सामंजस्य और एकता बनी रहेगी। तो इस प्रकार से संतुलन बना रहेगा, आपस में एकता की भावना बनी रहेगी। तो अरस्तु जी कैसी व्यवस्था को अपनाते हैं, भू संपत्ति वैयक्तिक होनी चाहिए, व्यक्तिगत होनी चाहिए, मनुष्य का अपने संपत्ति पर अधिकार होना ये बताते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जो वो उत्पादित करेगा उसका उपभोग क्या करें, सब लोग समान रूप से करेंगे। तो हमने इनका अरस्तु जी का आदर्श राज्य संबंधी विचार हमने आज देखा। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।